हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाली मधेसियों की क्या राय है भारत और नेपाल के बीच में इस समय जो काला पानी विवाद हो चुका। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कई दोस्तों के जो नेपाली दोस्त हैं, हमारे मधेसी लोग हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर हमारे जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उसको भी आप उठाइए जिसके माध्यम से हमारा सही समय पे समाधान हो पाए। क्योंकि हम भी बहुत ही अधिक परेशान हैं, हमारी बात सरकार नहीं मान रही है। तो अगर आप कुछ कोशिश करते हैं, आपके माध्यम से लोगों को जानकारी होगी, तो हो सकता है कि हमारा समाधान हो सके। इसलिए आज हम एक स्पेशल इसे ग्राउंड रिपोर्ट में भी समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेपाली मधेसी की क्या राय है भारत नेपाल के बीच में जो समय समय पे विवाद होता रहता है, और क्या इन मधेसियों की भी अपनी मांग है जो इस समय मांग उठ चुकी है कि अगर आप हमारा इस समय सपोर्ट करेंगे तभी हम आपकी बातों को मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि देरी ना करेंगे, विस्तार से हमें समझना ही होगा। नेपाल भारत के साथ सिर्फ भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ देश नहीं है, ये सबसे पहले हमें समझना होगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, जिसे रोटी बेटी। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में भाई भाई का भी संबंध है। लेकिन पिछले कुछ समय से रोटी बेटी व भाई भाई के साथ इसमें क्रांति भी जुड़ गई है। अर्थात नेपाल में जो भी राजनीतिक या सामाजिक क्रांति हुई है उसमें भारत और भारत की जनता का सहयोग रहा है। उसी तरह से भारत में राजनीतिक परिवर्तन के क्रम में नेपाल आश्रय स्थल रहा है और नेपाल की जनता का भी सहयोग रहा। इसका मतलब ये हो गया कि एक के बिना दूसरे का निर्वाह या जो होता है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही घनिष्ठ रहा है। ये आज से रिलेशन नहीं रहा, बताया गया है कि दक्षिण एशिया में भी विभिन्न देशों के मध्य आपसी संबंध रहे हैं और उनका लंबा इतिहास रहा है। लेकिन नेपाल के मामले में एकदम अलग है। ब्रिटिश इंडिया के पहले भारत और नेपाल के संबंध रहे हैं। नेपाल और भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इसके साथ दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक संबंध भी रहा है। क्योंकि हिंद महासागर से निकला मानसून हिमालय से टकराता है और इससे दोनों देशों में बहुत ही अच्छी बारिश होती है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखलाओं से निकली नदियां उत्तर भारत की जमीन को हमेशा उपजाऊ बनाती हैं। दोनों देशों के लोगों में वैवाहिक संबंध है, इसके बारे में तो आप पहले ही जानते हैं। रोटी बेटी का जो संबंध बात किया गया है, रोटी बेटी के अलावा दोनों के रिश्तों को खुली सीमा एक मजबूत बनाती है। आप सभी को जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर आप दक्षिण एशिया के किसी भी देश में देख लें, दो देशों के बीच में, तो ऐसा रिलेशन नहीं है जैसा भारत और नेपाल के बीच में खुली वाली सीमा है। इसके अलावा दोनों देशों के बॉर्डर के बीच गांव की बसावटें इस तरह से हैं कि इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन नेपाल का हिस्सा है, कौन भारत का है। जैसे यहाँ पे एक इमेज आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये गांव है, इधर भी गांव है, सब है, और ये बीच में जो पोलर होता है, जो पोल होता है, वो गाड़ा गया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर का निर्धारण किया गया है। इस इलाके में राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। वर्तमान बॉर्डर की निर्धारण 1816 की जो सुगौली संधि हुई थी के बाद अस्तित्व में आई है, जो नेपाल सरकार व ब्रिटिश सरकार के मध्य हुई थी। लेकिन इन स्थानों पर समाज पहले से मौजूद था, जो मैथिली, भोजपुरी और अवधी समाज था। नेपाल भारत के संबंध को इन समाजों और खुली सीमा ने और अधिक मजबूत किया। अगर ये खुली सीमा न होती तो दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध इतने मजबूत नहीं हो पाते जितने पहले हो सकते हैं, या सदियों में जैसे संबंध रहा। और आज भी जो सदियां जो इस तरह से रिलेशन बना हुआ है, ऐसा नहीं होता अगर पहले बॉर्डर डिसाइड हो जाता, वहाँ पे तार और पूरा सील कर दिया जाता है, तो ये दोनों फायदा दोनों देशों को नहीं मिलता। जब नए राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई तो समाज पर हावी होने लगा। सच भी तो है कि राज्य की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं और उसका संविधान होता है। जैसे नेपाल में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं, तो 7 राज्य हैं। तो इनकी जब सीमाएं निर्धारित की गई कि ये जिला, ये स्थान, ये गांव इस राज्य में आएगा, तो वहाँ पे समस्याएं आने लगी, क्योंकि हर राज्य का, हर जिले का कुछ ना कुछ नियम कानून होता है कि कहाँ पे कौन जा सकता, कहाँ पे नहीं जा सकता। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है तो वहाँ पे दो देशों के बीच में जो नियम कानून होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, और इससे दोनों देशों की जो जनता होती है, बॉर्डर के एरिया के लोग होते हैं, उन पर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये मधेसियों के ऊपर है वीडियो, तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम बात करेंगे कि मधेसियों की क्या राय है जो भारत और नेपाल के बीच में समय समय पर विवाद होता रहता है। नेपाल सरकार ने अपने नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया, जो अभी हाल ही में नया नक्शा 18 मई को जारी किया गया है।
राष्ट्रीयता के नाम पर सदन से पारित भी करा लिया गया है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के जो उच्च अधिकारी हैं, सरकार है, प्रधानमंत्री है, अपने अपने समय समय पर बयान जारी कर रहे हैं। वहीं नेपाली मधेसी इसे चीन की चाल मान रहे हैं और स्वयं को इससे दरकिनार कर चुके हैं। नेपाल में मधेसियों की आबादी लगभग 1 करोड़ है इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो। नेपाली संसद में 33 मधेसी सदस्य हैं। मधेसी भारत नेपाल मुद्दे में न फंसकर अपनी पुरानी मांग को संविधान संशोधन को लेकर लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि सभी मधेसी संगठन एक मंच पर आ गए हैं अपनी बात को लेकर। तो यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जो नेपाल में मधेसी हैं वो किस एरिया में बसे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैप लगाया गया है, यहाँ पे जो ये रेड वाला नीचे वाला जो हिस्सा है, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे सभी मधेसी रहते हैं, जो बताया गया है कि लगभग 1 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ इसी के साथ साथ, जिससे आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप नेपाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में है जो पॉपुलेशन का डाटा निकाला गया है, ये 4 जून 2020 का है। तो ये इतनी प्रेजेंट टाइम में है, 2 करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन इस समय नेपाल देश की है। और अगर देखा जाए कि पूरे 2020 में नेपाल की पॉपुलेशन कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे ये दिया गया है 2.91 करोड़ हो जाएगा। नेपाल पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट जो है वो 0.3% है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का इस समय अगर देखा जाए। नेपाल रैंक्स जो है नंबर अगर देखा जाएगा पूरी दुनिया में अगर जनसंख्या के हिसाब से, तो 49वें नंबर पे नेपाल देश रहता है। और यहाँ पे ये सब दिया गया है कि अर्बन कितने हैं और रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन नेपाल की रहती है। नेपाल के मधेसी नेता महंत ठाकुर उपेंद्र यादव जी को आप जानते होंगे, जो नेपाल के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इस समय कानून मंत्री हैं। अजय चौरसिया, ऐसे ही अन्य नाम भी हैं। और इनका मानना है कि जिस जगह को नेपाल के नक्शे में दिखाया गया है वह कभी नेपाल का हिस्सा जरूर था, मगर सुगौली संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को यह स्थान नहीं दिया था। जिस सड़क को लेकर आज विरोध हो रहा, जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 8 मई को जो रोड का उद्घाटन किया है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि जब इसका शिलान्यास हुआ था तब वर्तमान में जो प्रधानमंत्री इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी हैं, वह उस समय नेपाल के विदेश मंत्री रहे थे। तब विरोध क्यों नहीं किया गया, ऐसा मधेसी के जो नेता हैं उन्होंने सवाल किया है। अब सरकार को अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह इस मुद्दे पर इस समय इतनी बड़ी राजनीति कर रही है। मधेसी नेता सुभान अंसारी, मुकुल गिरी, अलाउद्दीन अंसारी, हैदर अली एवं कैलाश ठाकुर ने बताया कि 1950 के बीच में, जो 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति एवं मैत्रीपूर्ण जो समझौता हुआ था, दोनों देशों को मिल बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए, जो समय समय पर विवाद होता रहता है। इसी क्रम में रूपंदेही जिले के नेपाली कांग्रेस के विधायक अष्टभुजा पाठक ने नए नक्शे के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछ रहे हैं, KP शर्मा ओली से पूछ रहे हैं कि पुराने नक्शे में क्या कमी थी जिसे बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश करना पड़ा। सरकार बताए कि नए मैप की जारी करने के पीछे क्या राज है, क्या असली मकसद है, सरकार क्या करना चाहती है, सभी बातें देश की जनता को स्पष्ट किया जाए। संविधान निर्माण के समय मधेसियों ने बलिदान दिया है, ये सभी को पता है। चाहे वो 2015 का विद्रोह हो, ऐसे कई समय समय पे होते रहे, उसमें हमेशा मधेसियों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और आज भी उनको इसका फायदा नहीं मिला, जिसके लिए ये विद्रोह किया जाता है। मधेसियों की मांग है कि संविधान सभा से संविधान निर्माण हो, लेकिन उसमें मधेसियों की भावनाओं को भी उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि वो भी नेपाल देश के ही लोग हैं। क्योंकि नेपाल बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक है और इसकी प्रादेशिक संरचना होनी ही चाहिए। राज्य की संरचना समावेशी हो, यहाँ की भाषा को भी मान्यता हो और इसके साथ ही नागरिकता की जो प्रक्रिया है वह सिंपल बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति नेपाल का नागरिक आसानी से बन सके। और आज तक भी इन मांगों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब मधेसियों का कहना है कि जमीन के लिए जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो उनमें ये मांगे क्यों शामिल नहीं की सकती। इन्होंने बताया कि आप जो काम नेपाल सरकार ने 26 सालों से नहीं किया था, कि नया नक्शा नहीं जारी किया था, वो मात्र 5 दिनों में ही नेपाल सरकार ने नया नक्शा, पॉलिटिकल जो मैप है उसे जारी कर दिया। तो बताइए कि हम तो इतने दिनों से, इतने लंबे समय से विद्रोह कर रहे हैं, मधेसियों का विद्रोह समय समय पे मांग उठती रही, लेकिन फिर भी आज तक इनकी बातों को क्यों नहीं माना गया। नेपाली मधेसी मांग कर रहे हैं कि नए मैप, नए चिन्ह को भी संविधान में शामिल करने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन उनकी मांग को भी संविधान में शामिल किया जाए ताकि वे कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर पड़ोसी देशों से बातचीत कर पाएं और अपनी समस्या का समाधान कर पाएं। काला पानी लिपुलेख के विवादित क्षेत्र का मुद्दा
पहले केवल नेपाल की मीडिया और राजनीतिक दल ही समय समय पर उठाते रहते थे। जैसे नेपाल में कोई इलेक्शन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाता था तभी इस मुद्दे को उठाया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है जिस पर नेपाल के सभी पॉलिटिकल पार्टी इस समय सहमत हैं कि ऐसा होना ही चाहिए और इस मुद्दे को सही समय पे निपटारा होना ही चाहिए। चाहे वो मधेसी के पार्टी हो या आपके जो केपी शर्मा ओली जी की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके साथ साथ नेपाली कांग्रेस पार्टी है, सभी लोग आज सहमत हैं कि इस मुद्दे का सही समय पे सही से निपटारा होना ही चाहिए। नेपाल भारत के नेतृत्व ने समझदारी दिखाते हुए इस पर कूटनीतिक बहस करने के संकेत भी दिए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने नेपाल को इस तरह से पेश किया जैसे वो एक शत्रु देश से बात कर रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत और नेपाल का रिलेशन ऐसा नहीं है जैसा भारतीय मीडिया ने दिखाया है। कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी उस गलतियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन इतने विवाद के बाद भी मधेसी लोगों की राय आज भी नेपाल सरकार के या नेपाली केंद्र सरकार के साथ ही वो चाहते हैं कि नेपाल सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका पालन जरूर करेंगे। लेकिन हमेशा यही टारगेट किया गया है कि जो भी होता है, गलती जो भी किया जाता है या जिसके कारण से विवाद होता है, सबसे बड़ा कारण मधेसी होते हैं। तो ये कितना सही है या कितना गलत है, इन सभी के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। भारत नेपाल के मध्य सीमा रेखा कागज पर खींची गई एक राजनीतिक बाउंड्री है। आरोप यह है कि राजनीतिक सीमा के कारण सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के प्रति केंद्र सरकार का व्यवहार हमेशा से उपेक्षापूर्ण और संदेह भरा रहा है। कभी भी उनको संतुष्ट नहीं किया जा सका कि हाँ आप भी नेपाल के या नेपाल के निवासी रहने वाले हैं। नेपाल भारत की सीमा पर रहने वाले सिर्फ बहुसंख्यक मधेसी ही नहीं है, इसके साथ ही सिक्किम और उत्तराखंड से जुड़े पहाड़ी इलाके के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। इनका भारत के साथ आत्मीय लगाव है और भारत नेपाल के बॉर्डर एरिया के क्षेत्रों को देखने और उसके बारे में सभी की अलग अलग राय है। लोग सोचते हैं कि यहाँ से बॉर्डर का डिसाइड होना चाहिए, कुछ लोग अलग सोचते हैं क्योंकि इस तरह से ऐसा बनावट वहाँ पे लोगों का रहन सहन है कि जिसके कारण से अगर कहीं से भी निर्धारण किया जाएगा तो समस्याएं वहाँ के लोगों को ही होगी। काफ़ी समय से नेपाल की सीमा से लगे बिहार व उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ रहा है। लेकिन बीते 15 सालों में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने भी और नेपाल सरकार ने भी बॉर्डर के जो एरिया हैं, वहाँ के रोड है, वहाँ के जो भी चीज़ें होती है, ट्रांसपोर्ट, हर प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया। वहीं नेपाल के तराई इलाके में 40 वर्ष पहले विकास अधिक हुआ था, लेकिन बीच का तराई इलाका विकास में पिछड़ा रहा है। इस इलाके के लोगों को पहले भी और आज भी भारत नेपाल के संबंधों को हमेशा परीक्षा देनी पड़ी है, अर्थात हमेशा समस्याएं ही झेलनी पड़ी है। चाहे कुछ भी हो, भारत में भी कोई विवाद होता है तभी बॉर्डर के एरिया को दिक्कत होती है। उसी तरह से नेपाल में समय समय पे कुछ भी विवाद हो जाता है तभी बॉर्डर के लोगों को ही समस्याएं झेलनी पड़ती है। नए संविधान के गठन के समय मधेसियों ने आंदोलन किया। संविधान किसी देश की राजनीतिक यात्रा तय करने का रास्ता होती है, उसी के हिसाब से तय होता है कि आगे देश का भविष्य क्या होगा। संविधान सभा में मांग की गई कि मधेसी की संख्या जहां पर अर्थात जिस क्षेत्र में अधिक आबादी रहती है, इनकी ऐसी बनावट हो कि राष्ट्रीयता के प्रश्न पर इन्हें हमेशा परेशान ना होना पड़े। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक एक बड़ा अपने पुराने समाज से होती है जो मैथिली, भोजपुरी और अवधी समाज रहा है। लेकिन नेपाल के राज्य व केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि इन लोगों की एक बढ़ता या जिसे आप एकजुटता समझ सकते हैं पूरी तरह से भारत की ओर है। इसलिए जब भी भारत के साथ संबंधों की बात आती है तो इन मधेसी लोगों पर संदेह की नज़र से देखा जाता है। जैसे इस समय पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से दोनों देशों के बीच में बहुत ही अधिक विवाद बढ़ गया, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया है वो मधेसी लोगों को ही टारगेट किया गया है। मधेसी आंदोलन को भारत के लोगों की सहानुभूति और समर्थन समय समय पर मिलता रहा है। जैसे 2015 में मिला, आप सभी जानते ही हैं। इस पर नेपाल सरकार को लगता है कि जब तक उधर के लोगों की सहानुभूति एकबद्धता मिलती रहेगी तब तक मधेसियों की ओर से केंद्रीय वर्चस्व में हस्तक्षेप होता रहेगा, जो एक संदेह की स्थिति मानी जाती रही है। यहाँ पे ये भी हमें बात करना होगा कि भारत और नेपाल सरकार ने अभी हाल ही में कौन सी इतनी बड़ी गलती की जिससे हजारों लाखों लोगों को समस्याएं हुई हैं। बॉर्डर के लोगों को दोनों देशों की सरकार ने कभी भी एक दूसरे के रिलेशन को अच्छी तरह से
नहीं समझा, चाहे वो भारत सरकार हो और नेपाल सरकार, क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं। यहाँ पे समय समय पे सरकार बदलती रहती है, कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई राष्ट्रपति बनता है। तो ऐसे में जो रिलेशन होता है कभी मजबूत हो जाता है, कभी वहाँ पे ढीला हो जाता है। जहाँ पे देखना चाहिए, जहाँ पे समाधान करना चाहिए, वहाँ पे न करके किसी दूसरे सेक्टर पे ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में दोनों देशों के लोगों को समस्याएं होती रहती हैं। इस कोरोना वायरस संकट के समय में खुली सीमा को एक वाहक के तौर पर समझा गया। और जैसा आप सभी जानते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो भी नेपाल में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं वो भारत के लोगों के कारण से ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बताया गया कि कोरोना वायरस एक देश से दूसरे देश इसी बॉर्डर के माध्यम से जा रहे हैं, ऐसा लोगों को मानना था। और इनके साथ गलत व्यवहार किया गया और बॉर्डर पॉइंट को अचानक बंद कर दिया गया, जो जमीनी हकीकत के एकदम खिलाफ था। क्योंकि दोनों देश की सीमा पर घर और बस्तियां ऐसी बसी हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किस देश में है, कहां पे रह रहा है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे देशों में काम करते हैं। सीमा बंद कर देने से दोनों तरफ हजारों लोग फंसे रहे और करीब 40 से 45 दिन के बाद इनको अपने अपने देश में, अपने अपने घरों में भेजा गया। जबकि नियम के अनुसार दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे को दे दिया जाना चाहिए, ऐसा समझौता के माध्यम से भी कहा गया है। बहुत दिनों तक नेपाल में भारतीय लोगों और भारत में नेपाली लोगों को कोरोना के लिए दोषी बताया जाता रहा कि इनके कारण से ऐसा बढ़ा, केसेस बढ़ा, जबकि पूरी तरह से ये गलत है। कई लोगों ने तो जंगल और नदियों के माध्यम से बॉर्डर को पार किया और आज भी नेपाल भारत सीमा इलाके में हर जगह पे लोग फंसे हुए हैं, किसी कारण से वो आ नहीं पा रहे हैं। और लगातार दोनों तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे आप नेपाल में देख लीजिए तो इस समय कितने केसेस हो गए, 2634 केसेस यहाँ पे हो चुके हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो 10 हो गया है। वहीं भारत में अगर आप देखा जाए, इस समय प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2,27,000 केसेस कोरोना वायरस के हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि ये नेपाल के कारण से हो रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। वैसे भी नेपाल सरकार अगर कहे कि ये भारत के कारण से बढ़ रहा है तो ये भी पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार ने जब अपना नया नक्शा जारी किया था तब सरकार ने कहा था कि वो मिलकर बातचीत करें, लेकिन जब लिपुलेख में सड़क का उद्घाटन हुआ तो नेपाल सरकार नक्शा राष्ट्रवाद को लेकर आई। पूरे नेपाल में दो तरह की बातें इस समय चल रही हैं और पहले भी यही होती रही कि भारत के नए नक्शे लाने पर इस पर कूटनीति नहीं की गई, लेकिन केपी शर्मा ओली सरकार के कोरोना से निपटने में नाकाम होने पर नक्शे की राजनीति शुरू कर दी, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे कि हमारी गलती के कारण से कोरोना वायरस लगभग बढ़ रहा है। जबकि उन्होंने नया एक पॉलिटिकल ऐसा क्राइसिस शुरू कर दिया। नेपाल में राष्ट्रवाद का मतलब भारत विरोध की राजनीति और आवाज को तेज करना होता है। काला पानी के सवाल पर हर बार सरकार चुप रही, लेकिन इस बार मधेसियों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो किस तरफ है, क्या भारत की तरफ है या नेपाल की तरफ है। मधेसियों की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि मधेसी ने स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी कई बार ऐसे कह चुके हैं कि वो राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर, जो जमीनी विवाद है, बॉर्डर एरिया का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम नेपाल की केंद्र सरकार की ओर रहेंगे, उसके साथ हैं। और ये भी बताया गया है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भारत नेपाल के मध्य खुली सीमा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में, ऐसे दुनिया में हर देशों के बीच में जो बॉर्डर निर्धारित कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, ऐसा होना चाहिए। तो क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, आप सभी भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, आप सभी इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी आप सभी के बीच में नए पॉइंट, नए इस तरह से वीडियो को लेकर आऊँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।